बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आउटपुट फंक्शंस एंड सी लाइब्रेरीज। इस लेक्चर में हम आउटपुट फंक्शंस पढ़ते हैं और सी लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको हम थ्योरेटिकली भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल भी हम इसका देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सी में जो मोस्ट पॉपुलर आउटपुट फंक्शन है जिसके ज़रिए हम स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, तो वो फंक्शन है प्रिंट एफ। और फंक्शन के आगे मैंने आपको बताया था कि हम ये ब्रैकेट से लिखते हैं, इसी से हम फंक्शंस को जानते हैं कि ये फंक्शन है। फिर ये प्रिंट एफ हम लिखते हैं तो इन ब्रैकेट्स के अंदर हम वो डेटा या वैल्यूज़ या मैसेजेस स्ट्रिंग्स वगैरह जो भी हो तो वो हम आउटपुट स्क्रीन पे भिजवा सकते हैं या डिस्प्ले करवा सकते हैं। किस तरह ये इसका जनरल सिंटैक्स है कि हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं। स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख दिया और फिर यहाँ पे हम कॉमा डालते हैं और कॉमा के बाद हम आइटम 1 और कॉमा आइटम 2, इस तरह हम जो भी आइटम्स हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो हम लिखते हैं और इसके एंड में सेमीकोलन डालते हैं। तो सेमीकोलन के साथ हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। सी लैंग्वेज में जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं इसके एंड में सेमीकोलन आता है। सेमीकोलन से हम ये समझते हैं कि एक पूरा स्टेटमेंट है और कंपाइलर भी इसी से स्टेटमेंट्स काउंट करते हैं। आप एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रिंटफ फंक्शन लिख दिया, फिर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट var1 सेमीकोलन डाल दिया और फिर मैंने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की। तो ये देखिए अब एक लाइन में 3 स्टेटमेंट्स आ गए क्योंकि 3 मरतबा ही हमने सेमीकोलन यूज़ किया है। ओके, तो चलो ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं आउटपुट, तो इसके लिए फिर लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है। चलो पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि लाइब्रेरीज क्या है और किस तरह काम करते हैं। तो कोड ब्लॉक को ओपन करते हैं। कोड ब्लॉक को मैंने ओपन किया और फाइल पे क्लिक किया, न्यू, और न्यू में हम आ गए फाइल की तरफ। तो न्यू में हमने फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे C++ सोर्स कोड ये हमने सेलेक्ट किया और गो बटन पे क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पर इस स्क्रीन पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे C सेलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे आप अपने फाइल को नाम दे दें और पाथ दे दें। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ आउटपुट फंक्शन मैंने इसको नाम दे दिया और सेव बटन पे क्लिक किया। ये सेव हो गया इसी पाथ पे जिस पाथ पे हमने पहला वाला फाइल सेव किया था और यहाँ पे जस्ट फिनिश बटन पे क्लिक करें। तो ये देखिए अब ये स्क्रीन आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे, जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये इस एडिटर का कमाल है कि ये लाइन नंबर्स इसको दे देते हैं। ठीक है, तो अगर लाइंस एम्प्टी हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, एम्प्टी लाइंस आप इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ void main, मैंने मेन फंक्शन लिख दी, ये ब्रैकेट डाल दे और फिर ये ब्रैकेट्स। ठीक है, और अब हम इसमें लिखेंगे आउटपुट फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल मैं आउटपुट स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ, इसके अंदर भी आप एम्प्टी लाइंस क्रिएट कर सकते हैं इंडेंटेशन के लिए। मैंने लिख दिया प्रिंट एफ और फिर ये ब्रैकेट्स डाल लिए। ठीक है, और डबल कोट्स के अंदर मैंने लेट्स से सिंपल मैसेज लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, और इसके एंड में हम लिखेंगे या डालेंगे सेमीकोलन। ठीक है, अच्छा
ये टेक्स्ट अगर आपको स्मॉल नज़र आ रही है या आप इसमें काम करते हैं तो इसको आप जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल की प्रेस करें और आपकी जो माउस का व्हील बटन है इसको घुमाएं तो ये आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये मैंने थोड़ा सा जूम किया ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम कंपाइल करेंगे। जब हम कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको एरर्स मिलेंगे। ये देखें इसमें एरर्स आ गए, नीचे आप देख ले इसमें एरर्स हैं। ठीक है, तो ये एरर्स क्यों आ गए, ये इसलिए कि ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये सी की एक लाइब्रेरी में पड़ा है। सी में बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं जिन साइंटिस्ट ने या डेवलपर्स ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया है तो उन्होंने कुछ फाइल्स या कोडिंग लिख के हैं और इनको लाइब्रेरीज में इंक्लूड किया है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो इसी में पड़े होते हैं, लेकिन आपने जस्ट यहाँ पे यूज़ करने हैं। उन लाइब्रेरीज को आपने किस तरह यूज़ करना है, आप इनको आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी समझ आ जाएगी। अभी मैं बताता हूँ आपको प्रिंट एफ के बारे में। तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है और ये जिस लाइब्रेरी में पड़ा है वो लाइब्रेरी है stdio, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। और इसके साथ आप .h लिखेंगे। .h इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि ये हेडर फाइल्स हैं, तो .h का मतलब है हेडर फाइल्स और stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये इसमें stdio में इनपुट आउटपुट पर्पसेस के लिए जितने भी फाइल्स हैं वो इसी के अंदर पड़े हैं। तो वो आप यहाँ मेन फंक्शन के ऊपर आप लिखेंगे इन एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान, ये एंगल ब्रैकेट्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपली ये लिखने से काम नहीं चलता, इसके साथ आपने एक कीवर्ड यूज़ करना है, इसको हम कहते हैं इंक्लूड कीवर्ड। मतलब इसका ये है कि इस लाइब्रेरी को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और इससे पहले हम एक सिंबल डालते हैं हैश, हैश के बाद हम लिखते हैं इंक्लूड। बस मैंने ये लिख दिया इंक्लूड और इसके बाद हम लिखेंगे stdio.h। ठीक है, पहले हम लिखेंगे हैश, फिर इंक्लूड कीवर्ड है और फिर ये एंगल ब्रैकेट्स, ये लेस देन सिंबल और फिर ग्रेटर देन सिंबल, इनके दरमियान हम stdio.h लिखेंगे। तो अब ये लाइब्रेरी ओपन हो गई stdio.h और अब ये प्रिंटफ फंक्शन काम करने लगेगा। ठीक है, तो अब हम अगेन इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करंट फाइल। तो देखिए इसमें ये एरर्स ख़त्म हो गए। ओके, अब हम इसको रन कर सकते हैं। अगेन बेड पे क्लिक करें और रन। तो जब आप इसको रन करते हैं तो ये देखिए टॉप पे आ गया हेलो वर्ल्ड, ये हमने जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले किया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये तो हमने जस्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले किया स्क्रीन पे। और वैल्यूज़ आप किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर वेरिएबल्स हो या कोई वैल्यूज़ हो या कांस्टेंट्स हो या जो भी हो, ठीक है, अदर देन स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो वो हम इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। हम यहाँ पे कामा डालेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेट्स से 88 प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा कंपाइल करेंगे और या आप बिल्ड एंड रन पे क्लिक करें तो ये कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी ये जो हमने 88 लिख दिया वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। वो क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि ये इंटीजर कांस्टेंट्स है। तो इंटीजर कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एक कैरेक्टर यूज़ करेंगे और उस कैरेक्टर को कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर कांस्टेंट के लिए यूज़ होता है डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है। लेकिन इससे पहले आप एक सिंबल डालेंगे जो कि स्पेशल सिंबल है और वो है % वाला सिंबल। तो जब आप यहाँ पे डालेंगे %d
तो इसी %d की जगह यहाँ पर ये डबलेट प्रिंट हो जाएगा। अगेन इसको हम कंपाइल करते हैं, बिल्ड एंड रन, और अब आप देख रहे ये आ गया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और इसके आगे आ गया 88। ओके, अब अगर कोई और वैल्यू आप इस तरह प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कामा और यहाँ पे लेट से मैंने 55.66 ये मैंने आउटपुट पे प्रिंट करना है। तो अभी आप देख लें, मैं इसको रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन, देख ले वो आउटपुट पे नज़र नहीं आ रहा। ये जो 55.66 मैंने लिखा है ये आउटपुट पे नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए आउटपुट स्क्रीन पे, क्योंकि इसके लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका एक अलग टेबल है, आप पढ़ लें, ठीक है। मैं ज़रूरत के मुताबिक जो हम यूज़ करते हैं हम वही पढ़ाएंगे आपको। तो चलो मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, और ये चूँकि फ्लोटिंग पॉइंट है इसमें हमने डेसिमल पॉइंट यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर इसके लिए हम %f यूज़ करते हैं। %f ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा के लिए है, या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ जो है। अच्छा, अगेन हम इसको रन करते हैं, रन करें। अब आप देख ले यहाँ पे आ गया 55.66 और इसके साथ आगे ये ज़ीरोज़ भी है। इसका मतलब ये है, मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लोटिंग पॉइंट है तो ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 6 डिजिट्स को प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए 6 है ना, 4 6 या 7 तक इस तरह तकरीबन, हाँ 6 है, 66 और फिर ये 0 काउंट करें तो 4 ज़ीरोज़ है। तो यहाँ पर 6 डिजिट्स आ गए डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे। ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं %f। ये जब आप बुक्स पढ़ेंगे या ट्यूटोरियल्स वगैरह तो आपको पहले स्टार्ट के चैप्टर्स में मिलेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, लेकिन उस वक्त आपको इसकी समझ नहीं आएगी कि इसका मतलब क्या है। तो इसीलिए मैंने उधर स्किप किया, और यहाँ पे जब हम काम करेंगे तो इसको हम एक एक करके यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे %d यूज़ किया और %f यूज़ किया और ये वैल्यूज़ हमने डाल दी तो ये आउटपुट पे डिस्प्ले हो गए। तो ये देखिए printf फंक्शन के ज़रिए हम स्ट्रिंग कांस्टेंट को भी आउटपुट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, और इसके अलावा इंटीजर कांस्टेंट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल की वैल्यूज़ भी हम इसके ज़रिए आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलो अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा है डिटेल में कि वेरिएबल क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, और इसके साथ साथ हमने डेटा टाइप्स भी पढ़े हैं। तो चलो अब हम एक वेरिएबल लेते हैं। मैंने लिख दिया int int। तो ये देखिए int एक कीवर्ड है, ये हाईलाइट हो गया, और फिर स्पेस दे दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ var1। ये जस्ट मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, और एंटर की मैंने प्रेस किया, एक न्यू लाइन पे मैं अब इसको वैल्यू देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ var1 इज इक्वल टू लेट्स से मैंने लिख दिया 100 और फिर सेमीकोलन। तो var1 को मैंने असाइन किया 100, ठीक है। अब पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको ये स्टेटमेंट्स समझाए हैं कि इसका मतलब क्या है। जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा var1, और फिर इसको एक वैल्यू असाइन करेंगे विच इज़ 100। तो अब अगर var1 आप देख ले, var1 मेमोरी में एक लोकेशन होगी और इसमें ये 100 स्टोर होगा। तो अब आप इसको यूज़ भी कर सकेंगे और आप आउटपुट पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट पे हम किस तरह इसको प्रिंट कर सकते हैं, चलो ये मैं ये पोर्शन रिमूव करता हूँ, ठीक है। जस्ट ये वेरिएबल की वैल्यू हम प्रिंट करते हैं। ये मैंने ख़त्म किया, ठीक है।
और चलो यहाँ पर आते हैं और इधर ये चूंकि इंटीजर डेटा टाइप है तो यहाँ पे हम लिखेंगे %d और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम var1। अच्छा, यहाँ पे ये जो इक्वल मैंने यूज़ किया तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ऑपरेटर के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ऑपरेटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में। तो अब दोबारा से हम इसको कंपाइल करते हैं, बिल्ड एंड रन, और देख ले आउटपुट पे ये आउटपुट आ गया। तो ये देखे हेलो वर्ल्ड और इसके आगे ये 100 लिखा है। तो 100 क्या है? ये उस वेरिएबल की वैल्यू है। ओके, तो चलो इसको हम थोड़ा सा एडिट करते हैं। ये हेलो वर्ल्ड में रिमूव करता हूँ, ठीक है, चूँकि हमने जस्ट वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है। तो ये मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो ये देखे 100 आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें आउटपुट पे पता नहीं चल रहा कि ये 100 क्या है। तो हम इसके साथ मैसेज भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 या var1 इज इक्वल टू, ये देखिए इक्वल मैंने सिंबल लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये जो का तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसकी जगह इस var1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए अब आउटपुट पे आप देख ले वैल्यू ऑफ var1 इज इक्वल टू 100, यानी वेरिएबल 1 में जो वैल्यू पड़ी है वो 100 है। ये इसने यहाँ मेमोरी से उठा दिया। ओके, अच्छा, तो इसी तरह अगर आपने कोई दूसरी वैल्यू प्रिंट करवानी है, फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ फ्लूटिंग पॉइंट का। तो मैंने लिख दिया फ्लूट ये कीवर्ड है, फिर मैंने स्पेस दे दिया और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से f1, ओके, और सेमीकोलन, और फिर मैंने इसको वैल्यू दे दी, लेट्स से f1 इज इक्वल टू 22.55। ये मैंने फ्लूटिंग पॉइंट वैल्यू इसको असाइन की, ठीक है। चलो अब इसको अगर आप दोबारा रन करें तो ये तो हमने प्रिंट नहीं किया है, ठीक है। तो इसको हम एक अलग स्टेटमेंट में प्रिंट कर सकते हैं। किस तरह? इसके लिए हम दोबारा से लिखते हैं प्रिंट एफ। ये हम इसी स्टेटमेंट के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं आसानी के लिए दूसरा प्रिंट एफ फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ f1 इज इक्वल टू, तो चूंकि f1 एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे %f और फिर यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम है f1 और फिर सेमीकोलन। तो चलो हम यहाँ पे दोबारा इसको रन करते हैं। दोबारा मैंने रन किया तो ये देखे आउटपुट पे वैल्यू ऑफ var1 इज इक्वल टू 100 आ गया और वैल्यू ऑफ f1 इज इक्वल टू 22.5499। ये इस तरह आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने उधर दिया है 22.55, लेकिन अगर आप इस वैल्यू को राउंड ऑफ करें तो ये 0.55 के बराबर है, ठीक है। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जा सकते, ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। आप इसको रहने दें अगर आपको इस तरह आउटपुट मिल गया तो। चूँकि वहाँ पे मैंने दिया है, ये देखे हमने दिया है 0.55 और आउटपुट पे आ गया 0.549999। तो ये तकरीबन एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये इस तरह क्यों होता है, ये बहुत डीप लेवल की बातें हैं, इसको छोड़े, ठीक है। अच्छा,
चलो इधर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि ये देखें, उधर मैंने 2 लाइंस पे ये लिखा है, इधर ये प्रिंटफ 2 फंक्शंस है और 2 अलग लाइंस पे है, लेकिन इनका जो आउटपुट आ गया तो वो एक ही लाइन पे आ गया। ठीक है, तो इसको हम 2 डिफरेंट लाइंस पे लेके आ सकते हैं, क्योंकि जब ये आउटपुट पे वैल्यू प्रिंट करते हैं ये IDE, तो वो एक लाइन कंप्लीट करता है और इसका एक लाइन बहुत लेंथी होता है, तो इसीलिए जब यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ तक प्रिंट हो गया तो लाइन पे स्पेस है तो वो दूसरा लाइन भी इसी लाइन पे प्रिंट करवाता है, अगर तीसरा हो तो फिर वो भी इसी पर। ठीक है, तो ये आउटपुट इस तरह जाता रहता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम इसको रीडेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, उधर हम न्यू लाइन्स इंसर्ट करते हैं। तो न्यू लाइन को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक कैरेक्टर यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं एस्केप कैरेक्टर। तो एस्केप सीक्वेंस या एस्केप कैरेक्टर्स भी इसमें एक अलग टॉपिक है। वो एस्केप कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि कैरेक्टर की मीनिंग को चेंज करते हैं, और वो हम किस तरह लिखते हैं, वो हम बैक स्लैश के साथ हम इसको नोटिफाई करते हैं या लिखते हैं। इससे पहले हम बैक स्लैश लिखते हैं। ये स्लैश 2 तरह के होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैक स्लैश, तो इनका पर्पस भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम बैक स्लैश n लिखते हैं, बैक स्लैश n। तो अब ये n आम n नहीं है, ये एक एस्केप कैरेक्टर है और इसका मतलब है न्यू लाइन। सी लैंग्वेज के लिए इसका मतलब है न्यू लाइन। तो यहाँ से एक नया लाइन शुरू हो जाएगा आउटपुट पे। ओके, तो चलो दोबारा रन करते हैं। ये देखें, अब ये 2 डिफरेंट लाइंस पे आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बैक स्लैश n इस लाइन के स्टार्ट में यूज़ की है। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन पे कर्सर चला गया। अच्छा, यहाँ पे आप एम्प्टी लाइंस भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ प्रिंट f और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बैक स्लैश n और फिर बैक स्लैश n। तो ये 2 नए एम्प्टी लाइंस यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो चलो रन करते हैं। ये देखें, मैंने क्या किया, बिल्ड एंड रन। अच्छा, इधर मैंने सेमीकोलन छोड़ा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये एक तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप जल्दी से नहीं सीख सकते, इसीलिए मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। ठीक है, और एक खूबी इसमें ये है कि आप रट्टा लगाने से भी इसमें काम नहीं कर सकते। तो ये देखिए, एक सेमीकोलन की वजह से ये प्रोग्राम रन नहीं होता। तो बिल्ड एंड रन अगेन। अब आप देख ले, यहाँ पे ये देखे इसके दरमियान 2 एम्प्टी लाइंस आ रहे हैं। ये देखे 2 एम्प्टी लाइंस। ठीक है, और फिर ये लाइन आ गया। अब आपको आउटपुट समझ आ चुका होगा इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अच्छा तो चलो, ये हमने इस लेक्चर में क्या कुछ सीख लिया। एक तो हमने इसमें प्रिंटफ फंक्शन सीखा कि ये क्या करता है, आउटपुट फंक्शन है, और इसके ज़रिए हम स्ट्रिंग कांस्टेंट्स और वैल्यूज़, और चाहे इंटीजर हो या फ्लोटिंग पॉइंट हो और या वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हो या कांस्टेंट हो, तो वो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। और हमने इसके साथ साथ वेरिएबल डिक्लेरेशन सीख दी कि वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करते हैं और फिर वेरिएबल को वैल्यू किस तरह असाइन करते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू को हम स्क्रीन पे किस तरह प्रिंट करते हैं। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना सीखा। फिर हम देखेंगे इसके अलावा जो लाइब्रेरीज हैं, हम देखेंगे कि वो हम किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया तो माजरत के साथ अल्लाह हाफिज़।